सेहत, मान और धन हाथ से निकल जाए तो प्रयत्न से उसे प्राप्त किया जा सकता है। हाथ से निकला समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। इस मर्म को अगर हम समझकर आत्मसात कर लें तो हमें प्राप्त होगा मनन। बुलंद हौसले हों और मजबूत इरादे हों तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बस सदैव कोशिश करना चाहिए और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हाँ, साथ ही जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए और उन्हें हासिल करते रहना चाहिए। और हाँ, हर रोज़ हर सुबह हमसे यूं ही मुलाकात करते रहना चाहिए। आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में स्वागत, अभिनंदन आपका। मैं हूँ आपके साथ नाहिद अख्तर। ये ज़िंदगी एक कहते हैं ना कि सफ़र है और हम एक मंजिल की तलाश में रहते हैं। एक ऐसी मंजिल जिस पे हम पहुंच जाते हैं तो लगता है एक नया रास्ता हमें फिर बुला रहा है। और यही जीवन होता है, एक मंजिल पर पहुंचने के बाद दूसरा लक्ष्य निर्धारित करना और उस मंजिल पर पहुंचना। और जब जिंदगी के सफ़र के साथ हम राहों के सफ़र पे निकलते हैं और देखते हैं कि खूबसूरत हाईवे बन चुके हैं, बेहद अच्छे ब्रिज बन चुके हैं, तो दिल को खुशी होती है। और यही वजह है कि आज हमारा भारत देश विश्व पटल पर एक ऊंचा मुकाम हासिल कर रहा है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें खुशी के साथ देश को मजबूती प्रदान कर रहा है। लेकिन ये ख्वाब बुनता कौन है? कौन होता है वो जो ये सोचता है कि आने वाले कल में आम जनता को, आम लोगों को बेहद सहूलियात मिले? कैसा होता है वो शख्स? क्या सोच होती है? क्या विजन होता है? जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ऐसी ही एक खास शख्सियत है जिनकी कोशिश है कि अपनी ख्वाब को पूरा करने के साथ देश को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाना जहां उन्हें खुद भी गर्व हो, साथ ही परिवार भी गौरवान्वित महसूस करे। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं समाज सेवी और एंटरप्रेन्योर श्री अक्षय हाड़ा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपने बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल, आज की जो सफ़र की शुरुआत रहेगी, चूँकि आप की कोशिश होती है कि हम सबका सफ़र बेहद हसीन बनाया जाए, बेहद खूबसूरत बनाया जाए, तो हमारी कोशिश होगी कि आज के जो आपके सफ़र की शुरुआत है वो उस दौर से किए जाए, किताब के उस पहले वर्ग को पढ़ा जाए जहाँ पे कहीं ना कहीं खूबसूरत बचपन होता है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ लौट के आ जाता है पर बचपन लौट कर नहीं आता। लेकिन आज हम कुछ उल्टा करते हैं और उस बचपन को वापस लेकर आते हैं। तो कैसा था आपका बचपन का दौर? बचपन का दौर जैसा सभी मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों का होता है उसी तरह का था। और फादर क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए थे और मदर एक होम मेकर थी, तो और फादर की ट्रांसफ़रेबल जॉब थी, मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करते थे। तो बचपन की शुरुआत गुजरात से हुई। गुजरात में भी एक छोटा सा शहर है जूनागढ़, और उस टाइम और छोटा हुआ करता था, अब तो बहुत काफ़ी बढ़ गया है, मैंने सुना है। वहाँ पे कार्मल कॉन्वेंट स्कूल था, वहीं से स्कूलिंग की शुरुआत हुई। कुछ लोग मुझे बताते थे बाद में कि कार्मल कॉन्वेंट जूनागढ़ से शायद प्रवीण बॉबी जो एक मशहूर एक्ट्रेस थी वो भी वहीं से पढ़ी हुई थी। और क्योंकि फादर की ट्रांसफ़रेबल जॉब थी तो एक किसी भी शहर में 2 से 3 साल से ज़्यादा रहने का मौका मिला भी नहीं, और इसीलिए स्कूल बदलते गए, शहर बदलते गए, स्टेट बदलते गए। तो बचपन में जैसे कई बच्चों को ये मिलता है कि वो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक एक ही स्कूल में रह पाएँ और उसके साथ उनके दोस्त भी एक ही रहते हैं, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। हर 2-2.5 साल में स्कूल बदल जाता था, शहर बदल जाता था, पीछे वाले छूट जाते थे, नए दोस्त बन जाते थे। और वो भी क्योंकि बचपन ऐसा ही होता है कि जिसमें आपकी कुछ यादें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन हर 2-2.5 साल में चीज़ें चेंज होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ उस तरह की नहीं रहती। हाँ, तो ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हुए बचपन निकला पूरा। यानी आपका बचपन ही पूरा सफ़र में गुजरा। बचपन ही पूरा। हाँ, ये एक अच्छी बात थी ट्रांसफ़र होने की कि हर जगह की कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती थी। ये खास बात होती। गुजरात में गुजरात की चीज़ें सीखने को मिली, पंजाब गए वहाँ की देखने को मिली, हरियाणा रहे वहाँ की देखने को मिली, दिल्ली रहे
फिर लास्ट में क्योंकि फादर का होम स्टेट राजस्थान था, तो उन्होंने अपने लास्ट ईयर्स राजस्थान में सर्विस दे करके किए। लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र राजस्थान हुआ और सर्विस देने की उनकी बात आई, तब तक हमारा बाहर जाने का 12th के बाद बाहर जाने का जो होता है वो हाँ वो हो गया। तो फिर बस उसके बाद से यानी आपने अपनी पूरी चाइल्ड एजुकेशन के दौरान पूरे देश का भ्रमण भी कर लिया, ये कहूँगी मैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया का किया। यहाँ एक बात जानना चाहेंगे सर, कहते हैं ना कि हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है और हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है। जो संस्कार हमें बचपन में मिल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें पूरी ज़िंदगी, चाहे हम सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन वो संस्कार हमेशा याद रहते हैं। और शायद यही वजह है कि आपकी मदर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, जिन्होंने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया और उनकी कोशिश रही कि वो बच्चों को अच्छी तालीम दें, और उन्होंने आप लोगों की एजुकेशन के लिए भी ख़ास तौर से तवज्जो दी। यही चीज़ आपने अपनाई, कितना कुछ खुशी महसूस होती है आज जब आप उनकी दिखाई राह पर चल रहे होते हैं? खुशी तो होती है, साथ में एक तरह की बचपन की जो संस्कार कह लीजिए या सिखाने वाली बात कह लीजिए, वो एक तरह की जीवन की गाइडलाइन बन जाती है। आप जैसे एक बहुत पहले लोग कहते थे कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो एक सादे दिमाग से पैदा होता है, और जिस तरह से एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में जब आप असेंबल करते हैं फिर आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसको अलग अलग लैंग्वेजेस या जो भी आप उससे काम लेना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो आप उसको किसी को उसमें एनिमेशन करना है तो वो उसका सॉफ्टवेयर डालता है, किसी को उससे प्रोग्रामिंग करनी है तो वो उसका सॉफ्टवेयर। इसी तरह से बचपन में जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सादे दिमाग से होते हैं, घर परिवार से वो चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे स्कूल जाते हैं, सोसाइटी में घूमते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, तो उनको अलग अलग चीज़ें समझ में आने लगती है और उनकी प्रोग्रामिंग उस तरह से होने लगती है। तो घर के जो संस्कार होते हैं वो हमेशा बच्चों के साथ ही रहते हैं। इसीलिए पहले भी लोग शायद ये कहते थे कि घर में पैसा हो चाहे नहीं हो पर संस्कार होने ज़रूरी है। सोच क्या है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है वो माताओं का होता है, और मेरी मदर का तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रोल रहा है, क्योंकि मैं कोई पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट स्टूडेंट हूँ। तो ऐसी चीज़ें भी रही कि जहाँ पे वो एक दौर ऐसा था 1980s-70s का, मेरा बर्थ 1980 का है, तो उस दौर में ये एक धारणा थी हर मिडिल क्लास फैमिली की कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो कुछ कर लेगा वरना कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस सोच के साथ ही सभी परिवार या सभी मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को ग्रूम करने की कोशिश करते थे, और दायरा यही था कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, गवर्नमेंट सर्विस ले लो या कुछ और करो, लेकिन एक फॉर्मल स्टडीज़ ज़रूरी है, और आपके अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कैरियर अच्छा है, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपका कैरियर ख़राब है। तो ये एक धारणा थी, और ऐसी धारणा में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो और वो अच्छा बहुत नहीं कर पा रहे होते पढ़ाई में, तो सबको ये लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मदर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सब एक तरफ से ये देख रहे होते हैं कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है। तो मदर्स का वहाँ पे कॉन्फिडेंस देना या इस तरह का सोचना कि नहीं ये अगर पढ़ भी नहीं पाएगा तो भी कुछ कर लेगा, तो ये एक आत्मविश्वास जो है वो मेरे ख्याल से घर से, स्कूल के टीचर्स से, दोस्तों से, आसपास के लोगों से, या इनफॉर्मल अवेयरनेस जो होती है सोसाइटी के बारे में, उस सब से आता है।
और वहीं से चीज़ों की शुरुआत ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ज़िंदगी के अंदर खाली आपकी मार्कशीट ही आपके तरक्की का दायरा नहीं तय करती, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। तो शायद बहुत से बच्चे जो कहीं ना कहीं निराश होते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए, उन्हें कोशिश करना चाहिए, आगे कहीं ना कहीं उन्हें तरक्की ज़रूर मिलेगी और वो कोई नया गोल अचीव कर सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बड़ा दुख होता है जब अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि फला बच्चे ने प्रिपरेशन करते टाइम वो प्रेशर में कोलैप्स हो गए और उन्होंने किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने घर छोड़ दिया। तब मन में आता है कि क्या समाज इनको ये समझा नहीं पा रहा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम पास कर लेना या एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आना ये ही जीवन का एक मापदंड है कि जिससे बच्चा कुछ कर पाएगा। ऐसा मुझे देख करके जब बच्चे सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं तो काफ़ी दुख होता है बहुत। और सोचता हूँ कि उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी। ये भी लगता है कि इतना क्या प्रेशर था कि अभी तो जीवन की शुरुआत है। अभी तो जनरली जो बच्चे कंपटीशन की या मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं वो उनकी एज 15, 16, 17 साल बस इसके लगभग होती है। और आम तय एक उम्र 60, 70 साल, 70 साल तो है ही। बिल्कुल। तो 15 साल तो मतलब आपने 7-8%, 10% एज का अपना जीवन जिया और उसमें ही आपको निराशा हो गई। ये देख करके भी दुख होता है, जान करके भी दुख होता है कि उस साइड इतने एक्सट्रीम से स्टेप लिए। तो मैं उन सभी को या सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स ही एक क्राइटेरिया नहीं है। अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे आइंस्टाइन की एक कहते हैं कि थॉमस एडिसन की, सॉरी आइंस्टाइन की अलग कहानी है। थॉमस एडिसन के लिए कहा जाता था कि उनके जो टीचर थे या उनके प्रिंसिपल थे वो उनकी मदर को काफ़ी रेगुलर चिट्ठियां लिखते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता और ये पढ़ नहीं सकता और ये गलत है और इनको आप स्कूल से निकाल लीजिए। और तो जो भी उनकी मदर ने उचित समझा उनको पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया। और बाद में थॉमस एडिसन बल्ब इन्वेंटर हैं, फिजिसिस्ट हैं, उनके अपने नोट्स हैं। उनका कहना था कि जो उनका उस टाइम का फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था उस एजुकेशन सिस्टम से वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता। लेकिन ये मान लेना कि उनका माइंड ही नहीं चलता था या जस्ट बिकॉज कि वो अपनी फॉर्मल कोर्स को याद नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मान लेना मेरे ख्याल से आज भी सभी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ सकते हैं। बिल्कुल। सब तो नहीं आ सकते। तो ये मान लेना कि बाकी 50 बच्चे किसी काम के ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। और आप तो इसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो बच्चे अभी हमारा शो देख रहे हैं उनके लिए वाकई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। शायद आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप कुछ और कीजिए, वो आप बेहतर कर पाएंगे। और यही कोशिश शायद आपने की कि जब आपको लगा कि नहीं अब ये नहीं करना तो मुझको एक एंटरप्रेन्योर बनना है और कुछ ऐसा करना है जिससे ना सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे देश को मुझ पर गर्व हो। वो सफ़र कैसा था और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सफ़र देखिए, जब आप कोई बड़ा टारगेट लेते हैं, बड़ा टारगेट भी छोड़िए, जब आप लीग से हटके कुछ करना चाहते हैं, एक होता है कि लीग भी मतलब इसको यूं देखिए कि इसको जैसे मान लीजिए कोई झुंड चल रहा है तो आप झुंड से अलग होकर के चलना चाह रहे हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपको ये नहीं पता होता कि राह में आगे आने वाला क्या है, दूसरा वहाँ पे आपके साथ वो झुंड नहीं है। जब कोई चीज़ झुंड में चलती है तो वो सारे एक साथ, जैसे मान लीजिए भेड़ों का एक झुंड है, उन्होंने देखा कि खेत में एक मेड़ है तो सभी एक जगह से रास्ता बना लेते हैं और सभी उस रास्ते से निकल के पार कर जाते हैं। लेकिन अब अगर कोई अकेली भेड़ है तो उसको एक बार हो सकता है वो गलत रास्ता चुनेगी, फिर वो नीचे भी आएगी,
फिर वो गिरेगी भी, फिर वो वापस। तो इसलिए जब भी आप कुछ अलग होकर के करना चाहेंगे तो आपको मुश्किलें हमेशा ज़्यादा आएंगी। पहली बात, ऐसा भी होगा कि आप नाकाम भी होंगे बीच में, ऐसा भी आपको लगेगा कि यार मेरे को चलना वहीं चाहिए था, झुंड के साथ ही चलना चाहिए था, कुछ गलत कर लिया, ये कुछ गलत कर लिया, अब क्या करें। लेकिन आपको रियलाइज होता है कि वो झुंड तो बहुत आगे निकल गया, आप अभी कहीं पीछे ही रह गए। तो कोशिश करनी चाहिए। तो कोशिश आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा करेंगे तो फिर वापस तकलीफ़ें बढ़ेंगी। तो ये तो निरंतर प्रयास और निरंतर आपने जो सोचा है उसी के लिए आप सब तरफ से आँख नाक बंद कर लीजिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं, और सिर्फ अपने ध्यान अपने फोकस को मेंटेन करके रखिए, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। और तभी कहा जाता है अपना लक्ष्य छोटा सा ही हो, छोटा गोल हो, उसे निर्धारित करिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि रोजगार दीजिए, रोजगार मांगिए मत, कोशिश कीजिए कि आपसे 2 लोगों को भी रोजगार देंगे तो बड़ी बात होगी। यहाँ जब आपने उस दौर में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा और उस पर काम करने की शुरुआत की, तो कैसी शुरुआत थी और क्या विजन था आपका? विजन इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक टाइम्स मैगजीन, काफ़ी फेमस मैगजीन है ग्लोबली, वो आती थी। मेरे को शुरू से ही पढ़ने का, कोर्स के बाहर की चीज़ें पढ़ने का बहुत शौक था। केस स्टडीज़ कंपनीज की मैं पढ़ता था। उसके अलावा जो ये एंटरप्रेन्योर्स की फोर्ब्स हो गई मैगज़ीन, टाइम्स मैगज़ीन हो गई, इनको मैं शुरू से पढ़ने का मेरे को बहुत शौक था। तो टाइम्स मैगज़ीन में मेरे ख्याल से ये बात होगी 99 या 2000 या 2001 के आसपास की, मिलेनियम ईयर के आसपास की बात थी। और टाइम्स मैगज़ीन का एक कवर पेज आया था। उस कवर पेज में जो फ़ोटो थी वो एक हाथी की फ़ोटो थी और एक ड्रैगन की फ़ोटो थी। और हाथी को इंडिया के कलर्स से डिमोनेट किया था और ड्रैगन को चाइना के कलर्स से आइडेंटिफाई किया था। और हाथी के पैरों में भी कुछ बड़ा सा पत्थर बांध रखा था। ड्रैगन की भी कुछ समस्याएं बता रखी थी। और ये था उसका टैग लाइन कि द मिलेनियम सेंचुरी विल बिलोंग टू हुम, इंडिया और चाइना। तो ये कवर पेज आया था। तब उस टाइम मुझे मन में लगा कि अगर मिलेनियम ईयर में भी क्योंकि मैं भी उस टाइम मेरे ख्याल से 20 साल के लगभग रहा था, तो मुझे लगा कि उस टाइम अगर इंडिया को चाइना से आगे देखना है तो सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उस टाइम क्या है कि एज सबकी ऐसी होती है कि आदमी सपने शायद ज़्यादा देखता है और कई बार रियलिस्टिक होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन सपने देखता है। उसमें से कई चीज़ें सही हो पाती हैं, कहीं नहीं हो पाती हैं। तो मन में ये था कि इंडिया को आगे लेकर के चलना है। अब इंडिया को आगे लेकर के चले कैसे? तो हर कोई ये तो शुरू से ही चला आ रहा है कि आप नौकरी मांगने की जगह नौकरी दीजिए। आप ऐसा वातावरण बनाइए कि आप लोगों को नौकरी दे सकें। जो एक यूथ के अंदर जो एक सीधी भावना आती है कि हमने यहाँ तक पढ़ाई कर ली, अब पढ़ने के बाद मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जनरली पेरेंट्स उनको बताते हैं, वो वैसा सोचते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी कैसे होगी कि भाई मैंने पढ़ाई की, मुझे जॉब मिल गई और अब मैं जॉब में जो भी इंक्रीमेंट्स मिलते जाएंगे या चेंज ओवर करूँगा, या गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जो मेरे सेट इंक्रीमेंट्स हैं, पेंशन्स हैं, वो उसके दिमाग में रहता है। तो यही सोच के साथ मैंने सोचा था कि मैंने 2-3 चीज़ें डिसाइड की अपने मन में। पहली चीज़ ये डिसाइड की कि मैं अपना रिज्यूम नहीं बनाऊंगा। अरे वाह! मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई अपना रिज्यूम बनाया नहीं। उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह ये रही कि रिज्यूम, जब आपको नौकरी करनी ही नहीं है तो रिज्यूम बनाना क्यों है? बहुत खूब। तो मैंने कभी अपना कोई रिज्यूम बनाया ही नहीं आज तक। दूसरा, मैंने ये डिसाइड किया कि पेरेंट्स से मैंने काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प ले ली है, तो अब अपने आप को 2-3 महीने दो और पेरेंट्स से इस 2-3 महीने में मैं कोई पैसे नहीं लूँगा।
जो भी मेरे जैसे भी मेरे को करना है मैं खुद करूँगा, लेकिन पेरेंट्स से पैसे। तीसरा ऑफ कोर्स ये था कि भाई उस टाइम में बैंगलोर रह रहा था, तो बैंगलोर में रहते हुए ये भी सोचा कि अब दोस्तों के साथ जो बहुत ज़्यादा उठना बैठना और ये सब होता है, ये सब करने की जगह अब कुछ काम करने के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये 3 चीज़ें मैंने उस टाइम मन में ली और इन तीनों को मैंने इम्प्लीमेंट किया। तीनों को इम्प्लीमेंट किया तो शुरुआत से ही मुश्किलें आनी चालू हुई। सबसे पहले तो आपने ठान लिया कि घर में से पैसे नहीं लेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे आएंगे कहाँ से जी। तो वहाँ से शुरुआत की और शुरू के दिनों में बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे काम करके पैसे मिलने लगे। दूसरा, क्योंकि रिज्यूम नहीं बनाया था और ये सोच लिया था कि अब नौकरी के कोई ऑफ़र आएंगे भी तो अभी नहीं करूँगा। और दोस्तों को अचानक से ये लगने लगा कि यार ये गायब कहाँ हो गया, ये अब बुलाते हैं तो आता नहीं है, कुछ कुछ करता रहता है, कुछ केस स्टडी कर रहा है, कुछ और कर रहा है, जो भी उनको मन में लगता था कि ये कुछ अंडरग्राउंड हो गया है या अब ये आना नहीं चाहता है, या जो उन्होंने भी फिर बहुत ज़्यादा 1-2 महीने के बाद डिस्टर्ब करना या आना जाना बंद कर दिया। दोस्तों को ये लगता है कि जब ये आ ही नहीं रहा तो बार बार बुलाने से फ़ायदा क्या है। तो ऐसे करके शुरू के 3-4 महीने बहुत डिफ़िकल्ट रहे। वो बाहर निकल करके मैंने एक छोटा सा रूम रेंट पे लिया। ऐसा लगा कि यार ये फादर से जो पैसे आते हैं उससे तो जो जहाँ पे मैं अकोमोडेशन में हूँ वो जगह पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो मैं वहाँ से बाहर निकल के और मैंने एक बहुत ही छोटा सा रूम लिया। मुझे अगर ठीक से याद होगा तो वो शायद कोई मुश्किल से कोई 10-12 फुट बाय 15 फुट का एक रूम था, जिसमें मैंने मेरा पहला रूम कह सकता हूँ कि वो था। और वहाँ पे वो कोई बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नहीं था, लोकेलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन रूम ऐसा ही था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे अगर रात को सो रहे हैं तो वो लाल चींटियाँ आती थी। अच्छा। तो मेरे को चौक से वो अपने गद्दे के आसपास वो लाल चींटी नहीं काटे, इसलिए वो लगा के सोना पड़ता था। वो भी एक अनुभव था। और यहाँ से मैंने ये देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ जिस काम से मेरे को कम आवर्स लगे लेकिन मेरी इनकम थोड़ी ज़्यादा हो। तो बैंगलोर में उस टाइम में क्योंकि बड़ी कंपनीज़ की मैं स्टडीज़ करता था, तो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, इन कामों की तरफ भी मैंने ध्यान देना शुरू किया। साथ ही मैंने जो मेरा म्यूज़िक में मिक्सिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने डीजेइंग का काम वहाँ पे नाइट क्लब्स में शुरू किया। बैंगलोर एक पब सिटी उस टाइम से जाना जाता था और वहाँ पे नए नए पब्स एंड क्लब्स आते रहते थे। तो मेरा डिज़ाइनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने कुछ एक जगह डिज़ाइन भी की। तो एक तरह से फ्रीलांस करते हुए कि अलग अलग फील्ड्स में फ्रीलांस करते हुए मैंने इनकम अपनी चालू की। उस कमरे में मैं मेरे ख्याल से कोई 3 या 4 महीने रहा और फिर मुझे लगा कि नहीं, 3-4 महीने भी मुझे लग रहा है ज़्यादा है, शायद 1.5 या 2 महीने में मैंने अपने आप को इस उसमें आ गया कि उस रूम से एक बेटर रूम की तरफ मैं चेंज कर पाया अपने आप के लिए, खुद के दम पे। वो भी एक अचीवमेंट था। और लेकिन ये जो 2 महीने बीच में थे, तो ये 2 महीने क्योंकि आप पेरेंट्स तो आपको मना नहीं करे पैसे देने के लिए, लेकिन आपने ज़िद पकड़ लिए कि आप नहीं लोगे। तो जब वो पहला फेज़ निकला तो उस टाइम मुझे याद है कि कई बार आपके पास खाना ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, पर ये था कि नहीं, घर से तो नहीं लेने। तो वो जो एक ज़िद थी वो आपको एक ट्रैक पे डाल देती है। और कई बार लगता था उस टाइम भी कि भाई ज़िद तो पकड़ ली, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बीच में पेरेंट्स भी बोल देते थे कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, यू कैन। लेकिन आदमी का ज़िद्दी होना मेरे ख्याल से
मेरे लिए शायद अच्छा रहा कि मैंने वो ज़िद पकड़ के रखी और उनको आगे तक मैं लेके चला गया। और उन्हीं का नतीजा था कि धीरे धीरे जब मैं ज़्यादा एक्सपोजर मिला मुझे समाज का, लोगों का, काम का, इंडस्ट्रीज़ का, अलग अलग सेक्टर्स का, तो क्या होता है कि जब आप कोई जॉब में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने आईटी का किया और वो आईटी की एक जॉब में चले गए, तो उनका पूरा ध्यान अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में लग जाता है। वो उस फील्ड के बाहर टाइम दे पाए ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मैं देखता था आईटी कंपनीज की बसेस सुबह सुबह आती थी, 7-8 बजे वो बस आ जाती थी, बच्चे उस बस में चले जाते थे, उनका लॉगिन एक कार्ड पे हो जाता था और फिर उसके बाद आईटी कंपनीज बेंगलोर में बहुत अच्छा कर रही थी और वो लंच भी ऑफ़र करती थी और सब चीज़ें वहीं अनाउंस होती थी उनके। वो अपने 9 बजे से काम चालू करते थे और 12:30-1 बजे लंच ब्रेक होता था और फिर जो भी है 2:30-3 बजे से वो वापस और 7 बजे वो फिर से बस में बैठ के घर आ जाते थे। ये उनका 5 to 6 डेज़ का एक नॉर्मल रूटीन होता था। मुझे नहीं लगता कि इतने फिक्स रूटीन को फॉलो करके आदमी कुछ और सोच सकता है, कुछ और कर सकता है उस फील्ड के अलावा। मेरे साथ जो रहा वो ये रहा क्योंकि मेरा कोई फिक्स रूटीन था ही नहीं, फिक्स रूटीन नहीं था और मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो इसलिए जब आपका एक्सपोजर बढ़ता चला गया, आपको ये समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह की कंपनीज होती हैं, किन कंपनीज को देखना चाहिए, किन को नहीं देखना चाहिए, किस तरह का आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग में आपको ये समझ में आने लगा कि इस तरह की जगह हैं, आप क्लब बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो इस तरह की लॉबी होनी चाहिए, इस तरह का पब होना चाहिए, तो बिज़नेस कर पाएंगे, रेवेन्यू कर पाएंगे। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं तो आपको डिजिटल मिक्सिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो अपने आप में एक बिल्कुल ही टेक्निकल फील्ड है। तो इस तरह से प्लस आप साथ में दूसरे कोई और छोटे मोटे काम भी देख रहे हैं, तो आपको अलग अलग भांति भांति तरह के कामों का अनुभव होता जा रहा है। उन फील्ड से जुड़े हुए लोगों की क्या सोच है उससे आप वाकिफ़ हो रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ें चल पा रही हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कौन सी जगह रेवेन्यू कर पा रही हैं, शहर किस तरह से ग्रो हो रहा है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। तो ये सब चीज़ें आप जॉब में रह कर के मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है कर पाना। तो बस यहीं से शुरुआत हुई और यहीं से करियर आगे बढ़ता। यहाँ एक चीज़ जानना चाहूँगी, ज़िद तो थी आपकी, लेकिन कई बार होता है ना, हम ज़िद तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। 24 घंटे एक जैसे नहीं होते, या ये कहते हैं हर दिन एक। वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं ये करना है? कोई ना कोई एक इंसान, एक शख्स हमारा आइडियल होता है जिसको देख के हमको लगता है कि नहीं हमें इसकी तरह आगे बढ़ना है, तो ऐसा कोई आइडियल था? बिजनेस करने वाले या बिजनेस में जाने वाले जो भी लोग होते हैं, वो उनके आइडियल्स इंडिया में 3-4 ही हैं। और हम देखते थे तो रतन टाटा की मैंने, जमशेद जी टाटा की मैंने बुक पढ़ी। कोर्स की किताबें मैं थोड़ा कम पढ़ता था, इस तरह की बुक्स मैं ज़्यादा पढ़ता था। तो जमशेद जी टाटा की मैंने जीवनी पढ़ी, मैंने रतन टाटा जी को देखा काम करते हुए। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी ने जिस तरह से कंपनी इस्टेब्लिश की, जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रगलिंग पीरियड देख करके, नारायण मूर्ति जी ने सुधा मूर्ति जी के मेरे ख्याल से कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। उनमें इतनी हिम्मत थी कि इतनी पॉजिटिव सोच थी। आज कितने लोग आज भी ये कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे, बहुत मुश्किल है। पहले तो ये सोच पाना कि ज्वेलरी रख के और कुछ पैसे लेके मैं कंपनी स्टार्ट करूं, फिर ये सोच पाना कि वो कंपनी सक्सेस भी हो जाएगी,
बहुत सारी वाइफ्स को ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये गिरवी तो रखे आएंगे, ला पाएंगे कि नहीं। एक जो अच्छी चीज़ मेरे साथ रही वो ये रही कि मैंने जितने भी मेरे को मेजर एक्सपेरिमेंट्स करने थे या अनुभव करने थे वो मैंने सब शादी से पहले ही कर लिए। तो बहुत ज़्यादा चोटें खानी थी या बहुत नुकसान उठाना था या हाथ जला के ही आप सीखते हो कि हाँ बिल्कुल, तो वो मैंने मोस्टली शादी से पहले कर चुका था। तो मेरे केस में उतना एक्सट्रीम नहीं हुआ। इन्हीं लोगों को धीरू भाई की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन वो एक तरह की रेबल स्टोरी थी। उनके ईरा में, उनके टाइम में लाइसेंस राज के अगेंस्ट में वो जाकर के और बड़े अलग तरीके से उन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया जो सबके लिए अचंभित करने वाला था। नारायण मूर्ति साहब की जो स्टोरी है वो बहुत ही एक शालीन, बहुत सभ्य, बहुत एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे की स्टोरी है। जमशेद जी की जो स्टोरी है वो ब्रिटिशर्स को देख करके और उनके लगाए रेस्ट्रिक्शंस को देख करके उनको जो इंस्पिरेशन मिली वहाँ से उन्होंने की। हर एक का अपना अपना दौर था, अपना अपना समय था जिसमें चीज़ें अलग तरह से होती थी। आज जमशेद जी की जो उन्होंने उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम में देखा वो आज वातावरण नहीं है। जो रतन टाटा जी ने देखा उससे समय थोड़ा बदल चुका है। नारायण मूर्ति साहब ने भी जो देखा, तो हर दौर अलग होता है। हर दौर में ज़रूरतें अलग होती हैं। हर दौर में ज़रूरत अलग होने के साथ साथ लोगों की सोच अलग होती है। तो हर किसी को अपने दौर के हिसाब से सोच करके कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। उस दौर के अनुकूल उसको किस तरह का सेटअप क्रिएट करना है, उसी के लिए काम करना, उसी के लिए। तो जरूरी नहीं है हर बार सक्सेस मिले। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम आपकी स्टोरी से यही सीखेंगे कि कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही कोशिशें जब आपकी जारी थी, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, जब आपने कोशिश की कि कहीं ना कहीं मैं देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभाऊं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वातावरण, प्रकृति का ख्याल रखते हुए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरी है कि उसे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो, और कम लोग हैं जो इस बात को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ आपने एक प्रोजेक्ट पे वर्क शुरू किया, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसे कामयाबी मिली। ना सिर्फ कामयाबी मिली बल्कि उसे राज्य सरकार ने पुरस्कृत भी किया। क्या प्रोजेक्ट था वो, और कैसे आपके जहन में आया कि मुझे ये सब शुरू करना चाहिए या कुछ इस तरीके का करना चाहिए? लगभग 2006 के आसपास, जब तक मैं काफ़ी होटल्स के लिए जगह बना चुका था, क्लब्स बना चुका था, लॉबी डिज़ाइंस कर चुका था, तब तक मैंने ये देखा कि आप जब 5 स्टार होटल के लिए वर्क कर रहे हैं तो जो अच्छे ब्रांड्स ऑफ 5 स्टार हैं वो अपने आप को बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ कंस्ट्रक्शन पसंद करते हैं। जी। उस टाइम मेरी उम्र लगभग 25-26 साल रही। तो मैंने मेरे दिमाग में बार बार ये आता था कि 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है तो जो पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे क्यों नहीं हो सकता। अब कहने वाले यही कहते थे कि ये बेकार तुम सोच रहे हो, कुछ होता नहीं है ऐसा। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो गवर्नमेंट बनाती है जी। और यहाँ पे जो 5 स्टार ब्रांडेड होटल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉरपोरेट जगत से आता है। तो ऐसे में दोनों में समानताएं लाना असंभव है। थोड़ा सा नहीं, वो उस टाइम तो कोई मानने को ही तैयार नहीं था। तो बार बार ख्याल आता था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ना केवल ग्रीन बिल्डिंग बल्कि इसमें ये भी ख्याल था कि प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर जब कंस्ट्रक्शन करता है तो बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट में एक ही ब्रिज के अंदर हम देखते थे 15 से 20 साल लग जाते थे उस ज़माने में। ये भी देखते थे कि दोनों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। ये भी देखते थे कि वो तो जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो बड़े स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल है,
वो वातावरण का ध्यान में रख करके भी मटेरियल, पानी की खपत कैसे कम होगी, बिजली की खपत कैसे कम होगी, एयर कंडीशनिंग का लोड कैसे डाउन आएगा, स्टील स्ट्रक्चर्स से कैसे फास्ट कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट जगत की उस टाइम में भी सोच आ गई थी। लेकिन ये सब चीज़ें पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता था उसमें नहीं थी, ये सोच नहीं थी। तो वहीं से 2006 के आसपास मैंने अपनी जो कंपनी थी सिम्फोनी एंड ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने बैंगलोर में रजिस्टर की थी, और 2001 में वो प्रोप्राइटर फर्म थी जिसको मैंने 2006 में प्राइवेट लिमिटेड किया। और 2006 में प्राइवेट लिमिटेड करने का कारण, मुख्य उद्देश्य ये था कि अब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम फोकस करें जो पब्लिक सेक्टर के लिए काम में आता है। और पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम में आता है उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करें। यही वजह रही शायद आपने कहते ना कि समाज के लिए कहीं ना कहीं जो फ़ायदेमंद हो, चाहे आपको वह ग्रीन प्रोजेक्ट हो, चाहे आप जल है जीवन है, जल है तो कल है, इस नारे को साकार करते हुए वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हो, वो सारे काम शायद कहीं ना कहीं यही एक मंशा रही होगी कि समाज के लिए, प्रकृति के लिए भी वो बेनिफिट हो, आम जनता के साथ साथ। यहाँ एक बात जानना चाहूँगी सर मैं आपसे, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप जुड़े हैं, चंद सालों में हमारे देश ने खासी तरक्की की है। आज न सिर्फ हम देशवासी बल्कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। क्या विज़न है, क्या सोच है, आप कैसे देखते हैं आने वाले सालों में हमारे देश को? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर किसी देश का भविष्य है तो भारत का ही है। बिल्कुल। और भारत वापस उस दौर में जा रहा है जहाँ पे भारत शायद सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का हिरन या सोने का शेर कहलाएगा। बेशक। उसका कारण ये है कि दुनिया भर में आज आबादी एक तो डिक्लाइन पे है, वर्क फोर्स कम होती जा रही है। हिंदुस्तान के पास वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं है। आज हम दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लिए हुए हैं। और इस पॉपुलेशन की खास बात यह है कि ये पॉपुलेशन यंग है जी। ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन नहीं है, ये ओल्ड एज पॉपुलेशन नहीं है। जो मैक्सिमम लोग हैं हमारे वो 22 से लेके और 35 साल के आयु वर्ग के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आगे चीज़ों को बदलते देखेंगे, बदलना चाहेंगे और बदलाव में भागीदार होंगे, क्योंकि इनको खुद को जीवन से कुछ चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग अगर किसी कंट्री के अंदर एज ग्रुप 60 या 70 इयर्स की होती है तो वो एक तरह से रेस्टिंग उसमें आ चुके होते हैं, उनकी क्षमता काम करने की थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा वो अलग तरह से सोचने लगते हैं। ये वो लोग हैं जो इनको क्योंकि खुद चाहिए तो ये खुद ना खुद करेंगे ही करेंगे। दूसरा, अब एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव आने लगा है। अब हम देखते हैं कि जैसे IITs हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। अब एजुकेशन सिर्फ डिग्री मात्र से रिलेटेड नहीं है। अब एजुकेशन इस तरफ जा रही है कि आपने क्या नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या बनाए हैं। अब रिसर्च में भी ये नहीं है कि अब आप सिर्फ पेपर लिख दीजिए या थीसिस लिख दीजिए और आपको PhD हो जाएगी। अब PhD के अगर आप जो डॉक्टरेट करा रहे हैं प्रोफेसर्स, उनको भी अब इस तरह के मैंडेट्स हैं कि आप PhD अगर सिर्फ पेपर पे हो रही है तो कोई मतलब की नहीं है। आप क्या ऐसा प्रोडक्ट बना पाए हैं जिसका इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो सकता है, यूज़ हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन हो सकता है, क्या उसको ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्या वर्ल्ड में उसकी डिमांड है या नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए हर देशवासी की जिम्मेदारी अहम होती है। प्रत्येक नागरिक, हर शख्स ये सोचे कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो देश के लिए बेहतरी में हो। वो मंशा या वो सोच बेहद ज़रूरी है, शायद जो सोच आपकी भी उसी तरीके से ज़िंदगी में होता है। जितने ख्वाब हैं आपके और वो ख्वाब पूरे हो रहे हैं, उन्हें पूरा करने में कहीं ना कहीं घर परिवार का सपोर्ट बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद हमारा मनोबल ही नहीं बढ़ता। माता पिता अहम रोल निभाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपकी पत्नी का रोल रहा,
जो कि खुद भी एक आर्किटेक्ट हैं, तो कैसा रोल रहा जिंदगी में? अच्छा, कभी कुछ नोकझोंक होती है क्या आपकी कि वो आर्किटेक्ट हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बनवा रहे हैं, तो वो खामियां निकाल रही हों, या आप कह रहे हो नहीं नहीं ये सही नहीं है? देखिए, ये तो क्या है कि पहली बात तो ये है कि वाइफ का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। वो इस तरह से भी इम्पोर्टेंट रहा है कि उन्होंने मुझे सभी चीज़ों से फ्री कर रखा है। वो बहुत अहम रोल होता है। वो बहुत अहम रोल होता है। मेरे 2 लड़के हैं, आई हैव 2 सन्स, और दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे पूरा उन्हीं का ध्यान रहता है। घर भी उन्हीं ने संभाल रखा है। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं वो 10th में मेरिट में थे, 12th में मेरिट में थे, ग्रेजुएशन में भी उनका गोल्ड मेडल है, और मास्टर्स उन्होंने MNIT से टाउन प्लानिंग में की थी। वो भी शादी और एक सन हो गया था उसके बाद। तो वो एक दौर था, तब मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल मैनेज। तो जैसे तैसे हमने मैंने कर लिया थोड़ा, और उन्होंने भी उसमें भी एक सन के रहते हुए, यंग सन 1 year old, आई थिंक माय एल्डर सन वाज 1 or 2 year old, तब भी उन्होंने गोल्ड मेडल MNIT में मास्टर्स बहुत खूब है। और शायद यही आपके, ये कहेंगे ना कि आपके जीवन में खुशियों का राज भी यही है। यहाँ सर, चूंकि आपकी कहानियाँ इतनी अच्छी हैं कि वक्त कैसे जा रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा, और शायद हमारे दर्शकों को भी बेहद रोचक लग रही होंगी और वो बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। लेकिन कई बार वक्त कहता है ना, नहीं अभी थम जाओ, कुछ बातों के लिए अगला वक्त, और एक मुलाकात अधूरी रहती है तभी शायद दूसरी मुलाकात होती है। लेकिन चलते चलते हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कम शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो चीज़ मन में ठानो उसके पीछे लगे रहो। बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आते हैं। अगर आपने अपने लिए अलग पथ चुना है तो वो अग्निपथ है। अग्निपथ कभी आसान नहीं होता, लेकिन अग्निपथ पे हर कोई चलता भी नहीं है, तो जो मिलता है उसके आगे वो सबको मिलता भी नहीं है। बहुत खूब, बहुत अच्छी और बहुत कम शब्दों में बहुत ही प्यारी बात कही है। अक्षय जी, आप यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत खूबसूरत आपकी ज़िंदगी की ये किताब थी। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, और देश में आपका जो ये योगदान है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और आप ऐसे ही अवार्ड जीतते रहें। और दर्शकों, फ़िलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द मुलाकात करेंगे। देखते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।